नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसे उनका व्यतीत हुआ, उनके बारे में उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी करेंगे। राकेश शर्मा जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? सामाजिक जीवन मैंने जो है छात्र जीवन से ही जिया और छात्र जीवन से ही मैं समाज सेवा में भी रहा। लंबे समय मैंने छात्र राजनीति की पढ़ते समय। बहुत अच्छा रहा। सभी का हमने भी सहयोग किया, हमारा भी सभी लोगों ने सहयोग किया। कैसे आपके जहन में आया कि मैं सियासत में जाऊँ? मैंने बताया कि पढ़ते समय से ही मुझे छात्र राजनीति का एक शौक़ लगा। उसका भी एक कारण था क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, किसान परिवार से हूँ। तो जो किसान परिवार के बच्चे यहाँ आते थे, उन्हें वो समस्याएं उनके सामने जो खड़ी होती थी डिग्री कॉलेज वगैरह में आकर के, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने शुरुआत की। धीरे धीरे वो राजनीति का रूप ले लिया उसने। और मैं फिर उसके बाद छात्र संघ के लिए लगातार 4 दिन 1992 में मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पे टेंट लगा करके हम लोगों ने धरना दिया। रात दिन वही भूख हड़ताल हमने की। छात्र संघ के चुनाव की घोषणा की करवाई। वाइस चांसलर को आकर के यहाँ हमें जूस पिला करके जो है उठाना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी के अलावा आप किसी दल में रहे हैं? समाजवादी पार्टी में दरअसल में जब छात्र जीवन में था तभी मुझे जो है मुलायम सिंह जी ने 1992 में जब गठन किया समाजवादी पार्टी का, तब मैं यूथ का अध्यक्ष बनाया। समाजवादी योजना सभा का मैं सबसे पहला अध्यक्ष था। उसके बाद मैंने 20 साल सरकारी सेवा की। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मैं इंस्पेक्टर रहा। तो 2016 में मैंने वीआरएस ले करके 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरनगर विधानसभा का चुनाव लड़ा। सियासत से हटकर आप एक गवर्नमेंट जॉब में गए और फिर सियासत में आए, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीति में आजकल सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। मेरी पृष्ठभूमि उस समय मुझे अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से था। आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उस समय मुझे मौका मिला तो मैंने सरकारी सेवा दी। लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अब राजनीति कर सकता हूँ। मेरा परिवार सब घर बार सब यहाँ हो गया है, तो मैं अब समाज में अपनी सेवा दे सकता हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। आपने समाजवादी पार्टी से अपनी सियासत की शुरुआत की और फिर आप गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। उसके बाद आप बहुजन समाजवादी पार्टी में गए हैं और उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में फिर वापस सियासत कर रहे हैं। तो क्या आपको समाजवादी पार्टी में क्या विशेषता नज़र आती है आपको? आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं आपको बता दूं, छात्र जीवन जो है वो आदमी का ऐसा होता है कि वहाँ जो उसके मन में बस जाती है, चाहे वो कोई आदर्श हो अपना, चाहे उस समय के हमारे छात्र जीवन के साथी हों, वो कभी भूले नहीं जा सकते। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी मेरे आदर्श रहे। तो उन्हीं से संस्कार लेकर के हम लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी में शुरुआत की। वो अपने वादे के, अपने इरादे के, अपनी बात के सच्चे इंसान हैं। और वो भी एक ग्रामीण परिवेश से, किसान परिवार से थे। उनसे ही हमने सीखने का काम किया। उसी प्रकार जिस तरह से आदरणीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति में वो बढ़े हैं, वो तो साइकिल से सवारी करके बेचारों ने, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत संघर्ष किया जीवन में। तो कहीं ना कहीं चुनाव में किसी भी पार्टी से लड़ा हूँ, मन में मुलायम सिंह जी ही थे। समाजवादी पार्टी में अब तक आपने किन किन पदों पर आसीन रहे हैं? समाजवादी पार्टी में पद मैंने बताया कि 1992 के बाद मैंने कोई पद मुझे नहीं मिला, ना मैंने कोई आवश्यकता समझी। केवल समाज में अपना सेवा करने का काम कर रहे हैं पार्टी में। पद जब राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व जब चाहेगा, इस लायक जब हम हो जाएंगे, तो पद भी मिल जाएगा। बात की जाए अगर सबसे पहले आपने चुनाव कब लड़ा है और किस पार्टी से?
मैंने बताया कि मैंने केवल एक चुनाव लड़ा, यही विधानसभा 2017 का, बहुजन समाज पार्टी के टिकट। समाजवादी पार्टी के किन किन बड़े आंदोलनों में शामिल रहे आप? समाजवादी पार्टी के जितने भी आंदोलन अभी हुए हैं, जब से हम समाजवादी पार्टी में हैं, 2017 अक्टूबर से हम लोग जो भी आंदोलन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का हमें आदेश मिला, उसी में हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। तमाम आप मीडिया के लोग हैं, आप सब लोग जानते भी हैं, जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, जितने भी जेल भरो आंदोलन हुए, सब में हमने अपनी भागीदारी निभाने का काम किया है बढ़ चढ़। सियासत जीवन में यूँ तो लीडर आए दिन लोगों की मदद करते रहते हैं, न्याय दिलाने का काम करते रहता है। ऐसा कोई यादगार पल जब आपने किसी व्यक्ति की मदद की और आपको उससे सुकून मिला हो? देखिए, मदद की जहाँ तक बात है, जब आदमी समाज सेवा में रहता है तो तमाम तरह के लोगों की मदद करता है, लेकिन मीडिया पे किसी का नाम लेना उचित नहीं मैं समझता, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हैं और उसे मीडिया पे अपने मुंह से कहते हैं तो वो एक छोटी बात लगती है। समाज सेवा की बात की जाए, आपने कहा समाज सेवा करते हैं, तो समाज सेवा में आप किसको आदर्श मानते हैं? जाहिर सी बात है, मैंने अभी नाम लिया था मुलायम सिंह जी को। कोरोना संक्रमण के दौरान देश में लॉकडाउन लगा, काफ़ी महीने तक लॉकडाउन चला, लोग डर रहे थे बाहर निकलते हुए, लोगों की मदद करते हुए। इस दौरान आपने किस तरह से लोगों को? देखिए, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने क्या किया कि कहीं कुछ भी वितरण किया तो आकर के भाई मीडिया को खड़ा कर लिया और फ़ोटो खिंचवाने का काम कर दिया, फ़ोटो अखबार में छप गई। हमने वो काम नहीं किया। ये हमारा दिल जानता है कि हम लोगों ने जो गरीब आदमी हैं उनको खाना बनवा करके अपने भंडारे में और तब उन लोगों को वितरित कराने का काम किया। ये सब लोग जानते हैं शहर के, ये शहर में ही हमने लगवा करके भंडारा, शिव मूर्ति संचालक मंडल हमारा है गाजीवाली मोहल्ले में, और वहाँ जो पूरी टीम है उन लड़कों ने सब ने पूरी मेहनत से, जोनी अरोरा है, बॉबी त्यागी हैं, शिव कुमार जी, बहुत लोग हैं, तो उन सब लोगों ने वहाँ शारीरिक मेहनत भी की है और हम लोगों ने भी पूरा इधर उधर से कर करके सभी लोगों ने एकत्रित करके, और वहाँ पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी वहाँ पैकेट बन करके प्रत्येक दिन जाने का काम होता था। ये प्रशासन को भी पता है। तो जब तक लॉकडाउन रहा तब तक वहाँ भंडारा बंद नहीं हुआ, हम लोगों ने उसको चलाते रहे। सियासत में आने के बाद कभी आपको ऐसा लगा हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, राजनीति छोड़ेंगे तो फिर सियासत का। एक बात सुनिए आप, ये वो लोग सोच सकते हैं जो इससे लाभ लेने की बात करते हैं। जिस काम के लिए मैंने अपनी सरकारी नौकरी को त्यागा हो उसे मैं क्यों छोड़ूंगा, ये ऐसी सोचूंगा क्यों? मैं तो संघर्ष का आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है और संघर्ष जीवन भर करूँगा समाज के लिए। किसी भी हद तक मुझे जाना होगा तो जाऊँगा। जीवन में किस परिस्थिति को आप सबसे बड़ा संघर्ष मानते हैं? देखिए, परिस्थिति तो ये है कि आपका जो एम है, आप अपने एम से ना हटिए। जो आपका एक मुकाम जो आपको हासिल करना है, जो आपने मन में ठान लिया, और आप बार बार उसको विचार को जो बदलते हैं, वो जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी गंभीर होती हैं। लेकिन आपने अगर कोई मन बना लिया कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो आप उसके लिए संघर्ष करिए, उसके लिए किसी को दोष मत दीजिए। आप अगर एक लाभ की चीज़ सोचेंगे कि मुझे इससे पैसा कमाना है या गलत काम करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। सच्चे मन से, ईमानदारी से अगर आप कर्मठता से कोई काम करेंगे तो ऊपर वाला भी इस बात को जानता है कि इससे, कहावत भी है हमारे यहाँ कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, और भगवान भी कभी ना कभी उसका फल ज़रूर देता है। आदमी का संघर्ष वो कहीं हमेशा जो है उसका फल सुखद ही होता है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से चुनाव का मेरा मन है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे आदेश देगा, पूरे तन मन धन से मेहनत करके मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर सपा सुप्रीमो दोबारा आपको टिकट दे दिया गया तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जाहिर सी बात है, विकास का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जितना विकास का काम कराया, उससे पहले जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, बाद में अखिलेश जी रहे, तो जितना भी काम किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोज़गार के लिए, व्यापारी के लिए, मैं नहीं मानता किसी दूसरी पार्टी ने किया होगा।
समाजवादी पार्टी का जो आपको लगता हो कि सबसे बड़ा कार्य समाजवादी पार्टी द्वारा कराया गया है? मैंने बताया आपसे कि अखिलेश जी रहे 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री, तो जितना विकास उन्होंने अपने कार्यकाल में कराया है, चाहे वो तमाम जितने भी हाईवे बने हैं उनके समय में, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। कन्या विद्याधन के लिए जो बेचारे गरीब परिवार हैं उनकी आर्थिक सहायता, जो असहाय बच्चे हैं उनको लैपटॉप बांटने का काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कन्याओं को साइकिलें दी, बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता दिया, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें पेंशन देने का काम किया। आर्थिक सहायता जितनी समाजवादी पार्टी ने की, दूसरी पार्टी देश में कोई ऐसी नहीं है। और विकास भी जहाँ तक कराया, अब देख लें, लखनऊ में मेट्रो चलाई, तमाम हाईवे बनाए, बेरोज़गारों को रोज़गार देने का काम किया। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे ख्याल से पूरी गवर्नमेंट जो है सब में बैन है, कहीं नियुक्तियाँ नहीं हो रही। तो यही है हमारा तो मुद्दा, आगे भी यही रहेगा। आज जितना भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, जितना कर्मचारी वर्ग है, वो सब दुखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जितना किसान है वो दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है, बेरोज़गारी इतनी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई प्रदेश के, देश के अंदर। आप देख लें कि 5-7 सालों के अंदर जो एक गरीब आदमी की रसोई है उसमें 3 गुना खर्च बढ़ गया उसका। आप गैस का सिलेंडर लीजिए, 2014 से अब तक भी उसके जस्ट डबल रेट हो गए। सब्सिडी के नाम पे सरकार जो है वो धोखा देने का काम कर रही। जितने भी इन्होंने वादे किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो आप देख लें कि एक भी वादे पे अपने खरे नहीं उतरे। और उसी का परिणाम है कि आज इतनी महंगाई देश के अंदर है, और महंगाई को गरीब आदमी को झेलना पड़ रहा है। वो इस मार को निश्चित रूप से जो है इस बार सरकार को देगा। आपने कहा कि मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूंगा, क्या क्या शहर में विकास कार्य कराए जाएंगे आपके द्वारा? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, विकास की तो मेन है आदमी की चिकित्सा व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी। ये आम आदमी का एक वह जो गरीब मजलूम आदमी है उस तक ये चीज़ें पहुँचें, ये बुनियादी बात है। आपने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि जो गाँवों में होता है तो लड़कियों को उन्हें डिग्री कॉलेजों में, शहर में आने में दिक्कत होती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का कार्य कराया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो बहुत कार्य हुआ, लेकिन आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेजों की कमी है, उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से, अगर सरकार बनती है तो हम भी अपनी आवाज़, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है, अखिलेश यादव जी ने, उसके लिए काम किया जाएगा। कृषि बिलों को आप किस तरह लेते हैं? कृषि बिल तो ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी थोपना चाहती है, और ये मात्र 2-3 लोग हैं जो पूंजीपति, उनको उनके देश में जो है, उनके कब्ज़े में इस देना चाहती है इस पूरे देश की कृषि को। तो अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था 5-7 दिन पहले, अमेरिका में सिर्फ 4 लोग हैं जो पूरे देश की कृषि को यही इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से चलाते हैं। आज वो लोग पूरा अमेरिका त्रस्त है, वहाँ के किसान को अमेरिका की सरकार को 200% सब्सिडी देनी पड़ रही है। वहाँ तबाह हैं लोग। यहाँ स्थिति नहीं है कोई 50% भी सब्सिडी दे देगा, क्योंकि जिन पूंजीपतियों का नाम आता है उन्हीं के लिए ये सब बिल बनाए गए हैं, और ये जितने भी कॉरिडोर बन रहे हैं उन्हीं के लिए माल की गाड़ियाँ इस पर चलेंगी। सरकार ने जो भंडारण खोल दिए पूरे, कि आप किसी भी तरीके से भंडारण कर लीजिए, ये भी पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने का काम किया है, क्योंकि गरीब आदमी, किसान आदमी, छोटा आदमी कोई भंडारण नहीं कर सकता, वो पूंजीपति ही कर सकता है। किसान को आंदोलन करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा उनको आंदोलन करते हुए हो गए, तो अभी सरकार द्वारा भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे बताया कि सरकार जो है किसानों को बिल्कुल उनका दम घोटना चाहती है, और लोग इस बात को समझ नहीं रहे। ये आज स्थिति है कि ये आंदोलन किसान का नहीं है। किसान तो अपने खेत में गेहूं उगाएगा, गन्ना उगाएगा, तो वो अपने लिए पर्याप्त मात्रा में उस चीज़ को सस्ते दामों पर ले सकता है। ये लड़ाई है आम उपभोक्ता की। आप देखिए, अगर किसान का गेहूं
1500 से 1800 रुपये क्विंटल बिकता है, और वही आम उपभोक्ता जब उसको लेने जाता है गेहूं आटे को दुकान पर, वो लेके 38 रुपये से 40 रुपये किलो से मिलता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो 18 रुपये किलो या 15 रुपये किलो किसान से आप ख़रीद रहे हो और आम उपभोक्ता को दुकान पे 38 से 40 रुपये के बीच में मिलता है, तो ये जो बीच का गैप है, पिसाई का खर्च तो और पैकिंग का खर्च तो इतना नहीं हो सकता, ना इतने टैक्स हो सकते, उसकी वो मुनाफा किसे जा रहा है? आम आदमी को नुकसान है, आम उपभोक्ता। ये लड़ाई आज जो किसान यूनियन चुनाव ये जो लड़ रही है लड़ाई गाजीपुर बॉर्डर पे और सब जगह जो दिल्ली के अंदर, ये लड़ाई सही मायने में आम उपभोक्ता जिस दिन समझ जाएगा, जब सब सड़कों पर आएंगे, तभी आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा। ये बात समझाने की आवश्यकता है। मैंने अभी एक पोस्ट में लिखा भी था कि आम आदमी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा, ये इसका बोझ जो है वो आम उपभोक्ता पर पड़ने वाला है। किसान आंदोलन को आप किस तरह समर्थन करते हैं? देखिए, किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ और मेरा पूर्ण समर्थन पहले दिन से किसान आंदोलन को है। जहाँ तक मेरी समाजवादी पार्टी की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी पूर्ण समर्थन इसका किया है, और वो समझते हैं किसानों के दर्द को कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल केवल पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए ये हमें किसान पे थोपने का काम किया है, और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग वहाँ दम तोड़ चुके आंदोलन करते हुए। किसान आंदोलन में एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने कोई शोक व्यक्त नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये किसानों को बहका करके सरकार बनाई थी इन्होंने, और आज किसान का दम घोटने का काम कर रही है। निश्चित रूप से जो है किसान समझ गया इस बात को, और आने वाले 2022 में और 24 में इसका जवाब देगा किसान। 2022 में अगर आप चुनाव जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है, देखा जाता है कि जनपद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं भीख मांगते नजर आ रहे हैं। भीख मांगना भी एक अपराध होता है। युवा हैं जो नशा करते नजर आ रहे हैं, तो इस पर किस तरह की मुहिम आपके द्वारा चलाई गई? ये तो वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है। बड़ा जोर भी पड़ता है जो बच्चे भीख मांगते हैं। दरअसल में ये एक बहुत बड़ा रैकेट होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात को, और बच्चों को अपहरण करके ये उन्हें लाचार बना करके ये काम कराया जाता है ज़्यादातर। तो अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो है इस पर अपना ठीक याद दिलाया, इस पर काम करने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। देखा जा रहा है कि वे भीख मांग रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। क्या शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? ये तो सरकार को देखना चाहिए। वैसे तो स्थिति अब आम लोगों की यही हो रही है। फिलहाल इस सरकार में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है कि आम आदमी बस वो शर्म के मारे नहीं मांग रहे हैं, तो भीख मांगने की स्थिति में तो आज की तारीख में सभी लोग हो रहे हैं। तो जनपद के प्रशासन को क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? नहीं, ये तो दरअसल में है तो ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल पर आपको हर जगह आप जहाँ भी जाओगे भीख मांगने वाले आपको मिलेंगे, तो इस पर तो जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सच्चाई तो ये है। नहीं, सरकार के साथ साथ जनपद में जिला प्रशासन को अथॉरिटी होती है कि बिल्कुल वो भी तो सरकार के ही अंग हैं। वो जब ऊपर से कोई आदेश आएगा तो निश्चित रूप से इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आज जो हम लोग फॉरेन कल्चर की तरफ चल दिए थे, उस कल्चर को हमें रोकना होगा। जो हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, उस संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। अपने बड़ों का आदर करें, हम संगठन में रहें। आज स्थिति क्या है कि हर आदमी जहाँ बच्चे की शादी हुई अपना परिवार को अलग लेकर रहना शुरू कर। पहले होता था कि हम लोग 3-3 पीढ़ियाँ एक एक चूल्हे पे खाना बनता था। उसका फ़ायदा ये था कि सब परिवार के लोग एक जगह रहते थे। छोटी मोटी बातों को परिवार के बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो संभाल लेते थे। परिवार में कोई समस्या, अगर 4 भाई हैं, एक काम नहीं भी कर रहा है, 2 नहीं कर रहे हैं, तो भी सबका जो है लालन पालन, उनके बच्चों का जो है शिक्षा दीक्षा सब हो जाती थी। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया हिंदुस्तान का कि आदमी शादी होने के बाद अपने माता पिता के साथ भी रहना पसंद नहीं करता। तो मेरी विशेष रूप से वैसे तो बहुत बातें हैं। आदमी का आचरण अच्छा हो, वो नशाखोरी ना करे, अच्छे आचरण रखे, ये सब बातें हैं। बाकी परिवार को संगठित करके जिस दिन हिंदुस्तान के लोग दोबारा से उस स्थिति को चलाने का काम करेंगे,
तो मजबूती मिलेगी। उसमें मेरा अपना खुद का ये मानना है कि अगर परिवार, जो आदमी परिवार को जोड़ के चलेगा, क्योंकि राष्ट्र की सेवा भी परिवार की सेवा सबसे पहले है। आपने अपना परिवार संगठित कर लिया तो निश्चित रूप से जो है वो राष्ट्र की सेवा भी आप समझिए। अगर आप संगठित हैं तो आप हर तरीके से आर्थिक रूप से भी, वैसे भी आप मजबूत रहेंगे। तो जब आप मजबूत होंगे तो दूसरे की मदद भी करने की स्थिति में होंगे। तो मैं यही कहूँगा आज के युवाओं को कि सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अच्छी तरह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें और सही जो संस्कारिक काम है वो करने चाहिए। अगर समाज की बात की जाए तो समाज में आप अपना गुरु किसको मानते हैं? समाज में जो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, वो आदरणीय स्वर्गीय जितेंद्र दीक्षित जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार रहे। उनकी ईमानदारी, उनकी लेखनी के कायल मुजफ्फरनगर जनपद के और ये कहूँगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जानता तो उन्हें, जो उनकी पत्रकारिता को तो सारे देश के लोग नतमस्तक थे, लेकिन ज़्यादा उनकी जो पहचान थी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी। उनका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। उनकी फ़ोटो आपके सामने लगी हुई है। अभी 16 मार्च को उनकी पुण्यतिथि भी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं है। जब तक उनका आशीर्वाद और प्यार रहा तो एक ताकत में के रूप में पिता की तरह वो मेरे लिए थे और जीवन भर रहेंगे। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।